हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सेलेक्टिव ज्ञान में स्वागत है। आई एम आदित्य कुमार। आज हम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स के बारे में। शुरुआत करेंगे फिजिक्स के बारे में कि फिजिक्स होता क्या है, फिजिक्स का मीनिंग क्या होता है, इसका डेफिनेशन क्या होता है, इसका यूज कहाँ कैसे करते हैं, कितने पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है, ठीक। और कुछ हमारे नेचर में फंडामेंटल लॉज होते हैं, मतलब कुछ मूल नियम होते हैं, कुछ मूल बल होते हैं। उन सब के बारे में हम लोग आज इस वीडियो के माध्यम से पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि बोर्ड पे लिखा हुआ है फिजिकल वर्ल्ड, भौतिक जगत। ये वीडियो सभी स्टूडेंट के लिए होगा जो साइंस स्ट्रीम में रुचि रखते हैं, जो विज्ञान के बारे में जानना चाहते हैं, उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही लाभदायक होगा। लेकिन स्पेशली फॉर क्लास 11 का जो फर्स्ट चैप्टर है भौतिक जगत तथा मापन, एक फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, तो हम उसी तो स्पेशली फॉर क्लास 11 रहेगा। लेकिन ये जो चैप्टर है भौतिक जगत, ये सभी साइंस स्ट्रीम स्टूडेंट को एक बार जरूर पढ़ना चाहिए। उनको फिजिक्स का मतलब, उनका एक फाउंडेशन फिजिक्स के बारे में कैसे पढ़ना है, कैसे क्या क्या फिजिक्स के बारे में होता है, उन सब के बारे में वो जान सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं भौतिक जगत के बारे में। तो समझते हैं फिजिक्स होता क्या है। व्हाट इज फिजिक्स? भौतिकी क्या है? भौतिकी क्या है? भौतिकी क्या है? व्हाट इज फिजिक्स? व्हाट इज फिजिक्स? भौतिकी क्या है? व्हाट इज फिजिक्स? भौतिकी क्या है? व्हाट इज फिजिक्स? तो समझते हैं फिजिक्स के बारे में। तो फिजिक्स ये जो वर्ड है, फिजिक्स, ये जो फिजिक्स वर्ड है, फिजिक्स वर्ड, फिजिक्स जो शब्द है, ये फिजिक्स शब्द किससे लिया गया है? एक ग्रीक वर्ड होता है। फिजिक्स शब्द जो ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड जिसका ग्रीक वर्ड जिसे कहते हैं क्या? फ्यूसिस। ग्रीक वर्ड फ्यूसिस, फ्यूसिस, फ्यूसिस से लिया गया है, जिसका मीनिंग होता है, फ्यूसिस का मीनिंग होता है, फ्यूसिस का मतलब, फ्यूसिस का मतलब क्या होता है? फ्यूसिस का मतलब होता है प्रकृति। क्या होता है? प्रकृति से कहते हैं नेचर। फ्यूसिस का मतलब क्या होता है? प्रकृति, नेचर। इस तरीके से बोल सकते हैं फिजिक्स क्या है? प्रकृति का अध्ययन ही, प्रकृति का अध्ययन, प्रकृति का अध्ययन ही, प्रकृति का अध्ययन ही क्या कहलाता है? प्रकृति का अध्ययन ही भौतिकी कहलाता है। प्रकृति का अध्ययन ही भौतिकी कहलाता है। एक बार फिर से, तो व्हाट इज फिजिक्स? तो फिजिक्स जो वर्ड है, फिजिक्स का जो शब्द लिया गया है ग्रीक वर्ड फ्यूसिस से। फ्यूसिस का जो मतलब होता है प्रकृति। इस तरीके बोल सकते हैं प्रकृति का अध्ययन ही भौतिकी कहलाता है। तो हमारे प्रकृति में निर्जीव वस्तुएं भी आती हैं, सजीव वस्तुएं भी आती हैं, पूरा ब्रह्मांड है, चांद है, तारे हैं, सूरज है, ह्यूमन बॉडीज है, बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, कुछ ग्रह हैं, उपग्रह हैं। तो उन समग्र इन सभी चीजों के बारे में हम लोग जो अध्ययन करते हैं, जो नॉलेज गेन करते हैं, जो प्रैक्टिकल करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, एनालिसिस करते हैं, उन सब को इकट्ठा हम लोग क्या कर सकते हैं? क्या है सब? फिजिक्स है। इसीलिए फिजिक्स को इस प्रकृति का अध्ययन के आधार पर पहले कहा जाता था फिजिक्स को प्राकृतिक विज्ञान। पहले फिजिक्स को क्या कहते थे? पहले फिजिक्स को कहते थे प्राकृतिक विज्ञान, नेचुरल साइंस कहा जाता था। पहले फिजिक्स को नेचुरल साइंस कहा जाता था। लेकिन इन मॉडर्न फिजिक्स, आधुनिक भौतिकी में, मॉडर्न फिजिक्स, आधुनिक भौतिकी में, आधुनिक भौतिकी में फिजिक्स का जो परिभाषा है, जो डेफिनेशन वो क्या है? तो मॉडर्न फिजिक्स में कहा जाता है, तो एक साइंटिस्ट थे आइंस्टीन, जिन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट
प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज की, तो वो खोज ही बहुत ही उम्दा, बहुत ही अच्छा खोज उन्होंने किया प्रकाश विद्युत प्रभाव का, जिससे कि पूरा फिजिक्स का कॉन्सेप्ट ही चेंज हो गया। पूरा बहुत सारे उसके बाद बहुत सारे एक्सपेंशन हो गए फिजिक्स के बारे में। तो यहाँ पर थ्योरेटिकल हाथ में डेफिनेशन में क्या बनाया गया है आधुनिक भौतिकी का, तो कहा जाता है जो पूरा यूनिवर्स है, जैसे हमारा पूरा यूनिवर्स है, जो पूरा ब्रह्मांड है, तो ब्रह्मांड दो चीजों से मिलकर बना है। एक तो द्रव्य हो गया, सभी वस्तुओं में द्रव्य पाया ही जाता है, और कुछ जो सजीव वस्तुएं हैं द्रव्य के साथ साथ उनमें ऊर्जा भी पाई जाती है। तो कहा जाता है कि जो ब्रह्मांड है वह द्रव्य और ऊर्जा से मिलकर बना है। इस तरीके से कह सकते हैं द्रव्य ऊर्जा तथा इनका रूपांतरण, द्रव्य ऊर्जा तथा रूपांतरण, इनका द्रव्य ऊर्जा तथा इनका रूपांतरण का अध्ययन क्या कहलाता है? का अध्ययन भौतिकी कहलाता है, भौतिकी कहलाता है। इस तरीके से हो सकते हैं द्रव्य ऊर्जा तथा रूपांतरण का अध्ययन क्या कहलाता है? भौतिकी कहलाता है, फिजिक्स कहलाता है। ये हो गया मॉडर्न फिजिक्स में। अब हम चलते हैं कि फिजिक्स को इसी के आधार पर आपने सुना होगा द्रव्य और ऊर्जा। द्रव्य एक हो गया द्रव्य, एक हो गया ऊर्जा। तो इन दोनों के बारे में हम लोग छोटी क्लास में 9th 10th क्लास में 6 7 8 में द्रव्य क्या होता है, ऊर्जा क्या होता है, आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा इसके बारे में। तो हम लोग क्लास 11 में भी इसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे आपने बताया था आइंस्टीन का समीकरण होता है, आइंस्टीन का समीकरण, आइंस्टीन समीकरण जो द्रव्य और ऊर्जा पे आधारित है, E=mc² पर, E=mc² पर। तो आइंस्टीन ने ही बताया था द्रव्य को ऊर्जा में, ऊर्जा को द्रव्य में रूपांतरित कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके लिए उन्होंने इक्वेशन दिया था E=mc², जहां E क्या है, जहां E क्या है वह ऊर्जा हो जाएगा, ऊर्जा को E से दिखाएंगे, और उसके बाद C क्या है, प्रकाश की चाल। C क्या है, प्रकाश की चाल, जो कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, इस तरीके से। और M क्या है, M क्या है, M बोल सकते हैं द्रव्यमान। M को क्या बोल सकते हैं, द्रव्यमान, इस तरीके से। तो द्रव्य हुआ है जो स्थान मिले, ठीक, जिनमें द्रव्यमान होता है और जिनको अपने ज्ञानेंद्रियों के द्वारा छू सके, महसूस कर सके, देख सके, उन सभी को द्रव्य कहा जाता है। ऊर्जा हो गया ऐसे, ठीक, तो प्रत्येक वस्तु को कार्य करने के लिए कुछ ऊर्जा ही चाहिए, एक ऊर्जा हो गया, तो कार्य करने की जो एनर्जी चाहिए, इस तरीके से हो जाएगा। अब आगे पढ़ते हैं पार्ट्स ऑफ फिजिक्स, भौतिकी के भाग कर देते हैं। भौतिकी के भाग, पार्ट्स ऑफ फिजिक्स के बारे में देखते हैं। पार्ट्स ऑफ फिजिक्स, पार्ट्स ऑफ फिजिक्स, तो कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है इसे? 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है, 2 भागों में इसको डिवाइड किया गया है। पहला इसे बोल सकते हो मैक्रोफिजिक्स, पहला क्या है, मैक्रोफिजिक्स है, ठीक। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्थूल भौतिकी। तो पहला हो गया स्थूल भौतिकी, हो गया इस तरीके से। और उसके बाद फिर दूसरा क्या आएगा, दूसरा आएगा आपका माइक्रोफिजिक्स। दूसरा क्या बोलेंगे, माइक्रोफिजिक्स, जिसे क्या बोलते हैं हिंदी में, सूक्ष्म भौतिकी, जिसको बोल देंगे सूक्ष्म भौतिकी, इस तरीके से सूक्ष्म भौतिकी। तो फिजिक्स को 2 भागों में डिवाइड किया गया है, माइक्रोफिजिक्स एंड माइक्रो, स्थूल भौतिकी एंड सूक्ष्म भौतिकी। तो समझते हैं स्थूल भौतिकी क्या होता है, सूक्ष्म भौतिकी क्या होता है। तो अगर माइक्रोफिजिक्स की बात करें, ठीक, तो जितने भी खगोलीय पिंड होते हैं, चांद, तारे, सूरज, ग्रह, उपग्रह, उन सब के मतलब बड़े बड़े पिंडों के बारे में,
तो बड़े पिंडों के बारे में अध्ययन, बड़े पिंडों का अध्ययन। स्थूल का मतलब क्या होता है? बड़े बड़े ऑब्जेक्ट, ठीक। तो जो बड़े बड़े ऑब्जेक्ट होते हैं उसके बारे में जब स्टडी करते हैं तब उसे क्या बोलते हैं? स्थूल भौतिकी। इसमें आते हैं आपके ग्रह आ गए, उपग्रह आ गए, सूरज आ गए, चांद आ गए, तारे आ गए, इन सबको बड़े पिंड के बारे में आप रख सकते हैं। ऐसे माइक्रोफिजिक्स में बोल सकते हैं। मैक्रो में क्या बोलेंगे? तो इसमें हम लोग बहुत ही छोटे पार्टिकल्स जिनको हम देख नहीं पाते हैं, तो माइक्रो के जो बड़े पिंड हैं इनको हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, छू सकते हैं, ठीक। अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा इनको ज्ञानेंद्रियों से अपने महसूस, आँख, नाक, कान, त्वचा से हम लोग इनको महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन जो माइक्रो फिजिक्स होता है इनको हम अपने आंखों से देख नहीं सकते। जैसे कि इसमें आपके आते हैं अणु, परमाणु, अणु आ गए, परमाणु आ गए, नाभिक, अणु, परमाणु, नाभिक, इन सब का अध्ययन जब करते हैं तो उसको किस में बोलते हैं? तो क्या कहा जाता है? इसको सूक्ष्म भौतिकी। तो ये हमको दिखाई नहीं देते हैं, इनके लिए प्रॉपर हम लोग एक माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं, तब जाके हम लोग सूक्ष्मदर्शी के जरिए इसको हम लोग देखते हैं। ये समझ में आ गया। और मैक्रो में अब यहाँ पर जो माइक्रो फिजिक्स हमने बता दिया, माइक्रो माने होगा बड़े पिंडों का अध्ययन करेंगे, और माइक्रो में बहुत ही छोटे जिनको हम देख नहीं पाते हैं, ठीक, उनका अध्ययन करेंगे इस तरीके से। तो माइक्रो फिजिक्स में इसे इसीलिए बड़े पिंडों के अध्ययन के आधार पर इसे कहा जाता है क्लासिकल मैकेनिक्स। माइक्रो फिजिक्स को कहा जाता है क्लासिकल मैकेनिक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स, चिर संबद्ध यांत्रिकी, चिर संबद्ध यांत्रिकी कहा जाता है, ठीक। तो माइक्रो फिजिक्स इस पर क्या बोलते हैं? इसे कहा जाता है क्वांटम फिजिक्स। माइक्रो क्या बोलेंगे? क्वांटम फिजिक्स। इसको बोलेंगे क्वांटम मैकेनिक्स। फिजिक्स ना बोलकर इसको हम लोग बोल देंगे क्वांटम मैकेनिक्स। इसे बोल देंगे हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम यांत्रिकी, क्वांटम यांत्रिकी हो सकते हैं इस तरीके से, ठीक। तो आई होप समझ में आया आपको, सब बातें समझ में आ रही होगी। तो फिजिक्स को दो पार्ट में बांटा गया, माइक्रो फिजिक्स, माइक्रो फिजिक्स। माइक्रो में बड़े पिंडों का अध्ययन करेंगे, इसमें सूरज, चांद, तारे, ग्रह, उपग्रह आएंगे। माइक्रो फिजिक्स में बहुत ही छोटे पार्टिकल जिनको अपनी आंखों से हम देख नहीं पाते, यहाँ तक कि महसूस भी नहीं होते हैं, तो उनके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे सूक्ष्म भौतिकी में। इसी के आधार पर माइक्रो फिजिक्स क्या नाम किया जाता है? क्लासिकल फिजिक्स है, क्लासिकल मैकेनिक्स। मैक्रो क्या कहा जाता है? क्वांटम मैकेनिक्स है, क्वांटम फिजिक्स बोल सकते हैं। तो क्लासिकल मैकेनिक्स में, इस क्लासिकल मैकेनिक्स में क्या क्या आते हैं उसको देख लेते हैं। तो क्लासिकल मैकेनिक्स में आपके इसे आगे प्रकाश की, ये फिजिक्स में कुछ पार्ट्स रहेंगे। प्रकाश की से कहते हैं ऑप्टिक्स। तो ऑप्टिक्स किसमें आता है? क्लासिकल फिजिक्स में आता है। और बोल सकते हैं ऊष्मागतिकी, ऊष्मागतिकी, थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मागतिकी, थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मागतिकी, थर्मोडायनेमिक्स, इस तरीके से। तो प्रकाश के बारे में पढ़ना, ऊष्मा के बारे में पढ़ना, ये सब क्लासिकल फिजिक्स में आते हैं। उसके बाद फिर आ जाता है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, ठीक, विद्युत गतिकी, विद्युत गतिकी, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के बारे में पढ़ सकते हैं, ठीक। और क्या इसके बारे में आ सकता है? ठीक, आप लोग पढ़ोगे दोलन, दोलन के बारे में पढ़ना, तथा तरंग, ऑसिलेशन एंड वेव, ऑसिलेशन एंड वेव, ऑसिलेशन एंड वेव, इस तरीके से ऐसे बहुत सारे और ऐसे आ सकते हैं, ठीक। तो मोस्टली हम लोग इसी का अध्ययन करते हैं क्लासिकल फिजिक्स में। तो ये प्रकाश की हो गया एंड विद्युत गतिकी हो गया, ठीक। इसके बारे में हम लोग क्लास 11 क्लास 12 में इसको पढ़ेंगे। ऑप्टिक्स क्या होता है, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स क्या होता है, बहुत ही विस्तार से क्लास 12 की फिजिक्स में हम लोग इसको पढ़ेंगे। बाकी ऊष्मागतिकी हो गया, दोलन हो गया, तरंग हो गया, इन सब के बारे में क्लास 11 में ही हम लोग पढ़ेंगे।
माइक्रोफिजिक्स में आते हैं। तो माइक्रोफिजिक्स टोटल क्लास 12th का है, इसको हम लोग 12th में पढ़ेंगे। 11th जब 12th में जाएंगे तब वो माइक्रोफिजिक्स के बारे में अच्छे से इसके बारे में अणु, परमाणु, रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स, प्रकाश विद्युत प्रभाव, इन द्रव्य तरंगें सब के बारे में हम लोग माइक्रोफिजिक्स क्लास 12th में पढ़ने वाले हैं। इस तरीके से तो इस तरीके का रिपीट कर लेते हैं, एक बार चलिए फिर से रिपीट करते हैं। हमने बताया व्हाट इज फिजिक्स, फिजिक्स क्या होता है। फिजिक्स का जो वर्ड है वह ग्रीक शब्द से लिया गया है, जिसका ग्रीक वर्ड किससे लिया गया, फ्यूसिस, जिसका मीनिंग क्या होता है, मतलब क्या होता है, नेचर। इस तरीके हो सकते हैं प्रकृति का अध्ययन ही भौतिकी कहलाता है। इसीलिए इसी प्रकृति का अध्ययन के आधार पर फिर जो पहले कहा जाता था प्राकृतिक विज्ञान, नेचुरल साइंस कहा जाता था। लेकिन इन मॉडर्न फिजिक्स, आधुनिक भौतिकी में डेफिनेशन जो बनाया गया है, कहा जाता है जो पूरा यूनिवर्स है, ब्रह्मांड है, द्रव्य और ऊर्जा से मिलकर बना है। इसी के आधार पर द्रव्य, ऊर्जा और इन दोनों का रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन करके जो आप स्टडी करेंगे उसे क्या बोलेंगे, फिजिक्स कहा जाएगा। तो द्रव्य और ऊर्जा को रूपांतरित करने के लिए आइंस्टीन ने एक समीकरण दिया, इसे कहा जाता है आइंस्टीन इक्वेशन, E = mc², जहां E = ऊर्जा, C क्या है, प्रकाश की चाल, जिसके प्रकाश का कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड। m क्या है, द्रव्यमान हो गया। तो इसी के आधार पर कोई पूछे क्या होता है द्रव्य, तो बता दो कोई भी पदार्थ जो स्थान घेरता हो जिसमें द्रव्यमान होता है, जिनको हम अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा छू सके, महसूस कर सके, उसे हम द्रव्य कहते हैं। ऊर्जा इस तरीके से हो गया, कार्य करने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा बाकी और अच्छे से हम लोग क्लास 11 में फिजिक्स में ऊर्जा के बारे में काफी अच्छा पढ़ेंगे। यांत्रिक ऊर्जा क्या होता है, मतलब कि काइनेटिक एनर्जी, उसके बाद में पढ़ेंगे हम लोग पोटेंशियल एनर्जी, बहुत विस्तार से पढ़ने वाले हैं। अभी एक छोटे मोटा आपको आइडिया लीजिए बस से। उसके बाद पार्ट्स ऑफ फिजिक्स में 2 पार्ट्स होते हैं, जिसे पहला कहा जाता है स्थूल भौतिकी, दूसरा कहा जाता है सूक्ष्म भौतिकी। स्थूल भौतिकी में हम लोग बड़े पिंडों का अध्ययन करते हैं और सूक्ष्म भौतिकी में हम लोग बहुत ही स्मॉल पार्टिकल्स, अणु, परमाणु, नाभिक के बारे में अध्ययन करते हैं। और इसीलिए माइक्रोफिजिक्स को एक नाम और दिया जाता है क्लासिकल मैकेनिक्स, जिसे कहा जाता है चिरसम्मत यांत्रिकी, और माइक्रोफिजिक्स कहा जाता है क्या, क्वांटम मैकेनिक्स कहा जाता है। चिरसम्मत यांत्रिकी में क्या कौन कौन से पार्ट्स आते हैं, प्रकाश के बारे में स्टडी करो, ऊष्मा के बारे में, विद्युत के बारे में, दोलन, तरंग, इन सब के बारे में जब आप अध्ययन करते हो तो क्लासिकल फिजिक्स कहा जाता है। बाकी माइक्रोफिजिक्स हो गया। तो माइक्रोफिजिक्स में जो क्वांटम मैकेनिक्स है, इसको भी आप बोल सकते हो मॉडर्न फिजिक्स। ये मॉडर्न फिजिक्स में ही ले जाता है। और परमाणु, नाभिक का अध्ययन, इसको आप मॉडर्न फिजिक्स बोल सकते हो। अब आगे चलते हैं। प्रकृति में कुछ मूल बल पाए जाते हैं, कुछ फंडामेंटल फोर्स पाए जाते हैं, जिन पर पूरा फिजिक्स डिपेंड होता है। और ऐसे बहुत सारे फोर्स होते हैं, लेकिन जो प्रकृति में कुछ फंडामेंटल का मतलब होता है जिस पर और सभी बल का परिभाषा है, जिस पर उसी परिभाषा पे सब और डिपेंड हो, उसी के आधार पर परिभाषाएं बनाई गई। तो प्रकृति में 4 तरीके के मूल बल पाए जाते हैं। तो प्रकृति में मूल बल, फंडामेंटल फोर्स इन नेचर, फंडामेंटल फोर्स इन नेचर क्या होते हैं। नंबर 1, प्रकृति में मूल फंडामेंटल फोर्स इन नेचर। पहला पढ़ते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। प्रकृति में 4 प्रकार के मूल बल पाए जाते हैं। पहला आ गया गुरुत्वाकर्षण बल, दूसरा आ गया, इसे क्या बोलेंगे, ग्रेविटेशन फोर्स या गुरुत्वीय बल बोल सकते हो, ग्रेविटेशन फोर्स हो गया। और दूसरा क्या आएगा, विद्युत चुंबकीय बल। दूसरा क्या आएगा, विद्युत चुंबकीय बल।
जिसे क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हो गया। तीसरा कौन सा आएगा, दुर्बल नाभिकीय बल, दुर्बल नाभिकीय बल, दुर्बल नाभिकीय बल, जिसे क्या बोलेंगे, वीक न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स। और फोर्थ आ जाएगा आपका प्रबल नाभिकीय बल। तो दुर्बल को इसको आप सकते हो क्षीण भी बोला जाता है, क्षीण नाभिकीय बल, प्रबल नाभिकीय बल, प्रबल नाभिकीय बल, इसे क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो प्रकृति में 4 तरीके के चुंबकीय बल पाए जाते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत चुंबकीय बल, दुर्बल नाभिकीय बल एंड प्रबल नाभिकीय बल। आइए एक एक करके इसके बारे में जानते हैं क्या होते हैं। ठीक, तो गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में जानते हैं, गुरुत्वीय बल से कह सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म में इसको हम लोग गुरुत्वीय बल कहते हैं, जिसको किसने बताया था, न्यूटन साहब ने। न्यूटन ने इस बल के बारे में अच्छे से डिस्क्राइब किया है। ये क्लास 11 का पूरा सिलेबस, पूरा चैप्टर ये गुरुत्वीय बल, तो बहुत अच्छे से इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो न्यूटन ने कहा था कि 2 पिंडों के बीच में लगने वाला आकर्षण बल, तो ये गुरुत्वीय बल लगता है कहाँ पर, 2 बड़े-बड़े पिंडों के बीच में, छोटे पिंडों के बीच में ये गुरुत्वीय बल लगता है। लेकिन ध्यान, ये जो गुरुत्वीय बल होता है, कौन सा बल होता है, ये सिर्फ आकर्षण, इसमें सिर्फ आकर्षण बल होता है, प्रतिकर्षण नहीं होता है। किसी चीज को ऊपर से छोड़ते हो तो नीचे ही आता है, या ऊपर से फेंको तब भी वो नीचे ही आएगा। तो ये गुरुत्वीय बल नेचर में कैसा होता है, आकर्षण, इसमें आकर्षण का गुण पाया जाता है, प्रतिकर्षण का गुण नहीं पाया जाता है। तो 2 पिंडों के बीच में लगता है गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल कहाँ लगता है, 2 पिंडों के बीच, और जो बल लगेगा वो कौन सा रहेगा, वो आकर्षण प्रकृति का रहेगा। इसी के आधार पर न्यूटन ने इक्वेशन बनाया था, F(g)m1m2/r², जहां पर m1 पहले पिंड का मास, m2 दूसरे पिंड का मास, और उनके बीच का डिस्टेंस r हो गया, e ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल कांस्टेंट हो जाएगा, और F क्या है, फोर्स दोनों के पिंडों के बीच में जो आकर्षण बल लगेगा, F क्या है, F आकर्षण बल है। तो ये ध्यान दीजिएगा, गुरुत्वीय बल न्यूटन ने इसको डिस्क्राइब किया, या सिर्फ आकर्षण प्रकृति का होता है, ये प्रतिकर्षण प्रकृति का नहीं होता है। पिंडों के बीच में एक कितना फोर्स लग रहा है, उसके लिए न्यूटन ने अपना इक्वेशन दिया है, F=g(m1m2/r²). ठीक, इस गुरुत्वीय बल के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, या पूरे यूनिवर्स में काम करता है, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, किसी भी माध्यम में काम करता है, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। और ये क्या होता है, लघुप्रास का नहीं बोलते, दीर्घप्रास होता है। क्या होता है ये, बहुत ही लॉन्ग डिस्टेंस में काम करता है, दीर्घप्रास। सूरज चंद्रमा सुने होंगे, सूर्य ग्रहण हो जाता है, चंद्र ग्रहण होता है, सूरज चंद्रमा और पृथ्वी जब तीनों अपना स्थान रूपांतरित करते हैं तो क्या होता है, चंद्र ग्रहण होता है, सूर्य ग्रहण होता है, तो सब गुरुत्वाकर्षण ज्वार भाटा आता है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही ये सब बहुत दूर दूर स्थित पिंड है ना, इसीलिए दीर्घप्रास तक काम करता है गुरुत्वीय बल। तो बोल सकते हैं लॉन्ग रेंज, इसका जो प्रभाव होगा बहुत दूर तक होता है, हो सकते हैं इनफिनाइट, इतना अनंत तक होता है, इसका प्रभाव कहाँ होता है, अनंत तक, बहुत दूर तक होता है। तो गुरुत्वीय बल के बारे में पढ़ लिए। तो ये एग्जाम में पूछा जाता है कि हमारे प्रकृति में सबसे दुर्बल बल क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत चुंबकीय बल, दुर्बल नाभिकीय बल, प्रबल नाभिकीय बल। तो नाम पे मत जाइए, यहाँ पे दुर्बल लिखा, सबसे दुर्बल बल यही होगा, तो नाम पे नहीं जाना है,
प्रकृति में सबसे दुर्बल जो सबसे क्षीण बल होता है वह क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण बल। तो गुरुत्वाकर्षण बल प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे दुर्बल बल है, क्षीण बल है गुरुत्वाकर्षण बल। इसको याद रखिएगा, ये कंपटीशन में भी क्वेश्चन आता है और हमारे 11th के एग्जाम में अगर होगा तो उसमें क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। हमारे प्रकृति में क्षीण बल का नाम बताइए, तो क्या होगा? वो गुरुत्वाकर्षण बल। क्षीण बल को हमने बता दिया है, इसी को हम दुर्बल भी कहते हैं, दुर्बल भी कहा जाता है। सेकंड पढ़ते हैं, नंबर दूसरा, विद्युत चुंबकीय बल। विद्युत चुंबकीय बल, विद्युत चुंबकीय बल इस तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो इसमें आ गया विद्युत, आ गया चुंबक, आ गया। इसके बारे में हम लोग क्लास 12 में बहुत ही विस्तार से पढ़ने वाले हैं, विद्युत चुंबक के बारे में। तो यहाँ पर समझ लेते हैं विद्युत का मतलब क्या हो गया, वहाँ पे आवेश पाया जाएगा। विद्युत भाई मतलब क्या हो गया? आवेश वहाँ पे होगा। तो यहाँ पर कूलाम साहब आ जाते हैं, जैसे यहाँ पे आपके न्यूटन साहब आ गए, ठीक, उन्होंने पिंडों को लेकर उनके बीच में आकर्षण बल बताया। ऐसे कूलाम आ गए, जिन्होंने दो आवेश को लिया, इन्होंने दो पिंडों को लिया, उन्होंने बताया दो आवेशों के बीच में आवेश, दो आवेशों के बीच। तो विद्युत चुंबकीय बल, तो विद्युत दो आवेशों के बीच, दो आवेशों के बीच काम करेगा। अब दो आवेशों के बीच में इसमें क्या होगा? आकर्षण भी होगा, आकर्षण भी होगा और क्या होगा? प्रतिकर्षण भी होगा। इसमें ध्यान नहीं बताएंगे, अंतर है दोनों में। इसमें क्या होगा? सिर्फ आकर्षण प्रकृति का, ये आकर्षण प्रकृति का और प्रतिकर्षण प्रकृति दोनों प्रकृति का होगा ये। इसीलिए कहा जाता है दो आवेशों के बीच में आकर्षण और प्रतिकर्षण बल। किसने बताया? कूलाम साहब ने, कूलाम, साइंटिस्ट कूलाम ने इसके बारे में बताया। कूलाम ने क्वेश्चन दिया, दो आवेशों को कुछ दूरी पर, r दूरी पर रखकर उनके बीच में आकर्षण और प्रतिकर्षण बल के बीच में कितना बल लगेगा, उस बल को उन्होंने फार्मूला डिस्क्राइब किया, F k Q1 Q2 अपॉन में r²। इस तरीके से उन्होंने क्वेश्चन दिए। तो सिमिलरिटी दिख रहा है, यहाँ भी क्वेश्चन है, यहाँ भी। तो न्यूटन विद्युतीय बल में पिंड लेना है, अब विद्युतीय बल में आपको आवेश लेना है, इस तरीके से। ऐसे तो चुंबक आएगा, चुंबक में पोल लेना है, ध्रुव लेना है, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, इस तरीके से। तो वहां पर क्यों ना दिखाकर वहां पे स्मॉल m दिखाया जाता है, -m +m करके दिखाया जाता है। तो इसको काफी विस्तार से हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्लास 12 में पढ़ेंगे। नंबर 3 आता है आपका दुर्बल नाभिकीय बल। दुर्बल नाभिकीय बल, दुर्बल नाभिकीय बल, वीक न्यूक्लियर फोर्स। ये जो फोर्स है ये कहाँ काम करता है? दुर्बल नाभिकीय बल, ठीक। तो प्रकृति में दुर्बल नाभिकीय बल कहाँ काम करता है? ये एक पार्टिकल होते हैं जिसका नाम है न्यूट्रिनो पार्टिकल, न्यूट्रिनो कण। तो न्यूट्रिनो के जो कण होते हैं, उनका जो नाभिक होता है, उनके बीच में ये काम करता है, ठीक। दुर्बल नाभिकीय बल ये उत्पन्न कैसे होता है? हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11 क्लास 12 में रेडियो एक्टिव तत्व के बारे में वहाँ पढ़ने वाले हैं। रेडियो एक्टिव वहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे बीटा डीके के बारे में, बीटा डीके के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो बीटा डीके से उत्पन्न होता है न्यूट्रिनो कण। तो न्यूट्रिनो का जो न्यूक्लियस होता है उनमें जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, उसमें जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा? दुर्बल नाभिकीय बल। चलिए नंबर 4 होगा आपका प्रबल नाभिकीय बल। प्रबल नाभिकीय बल, प्रबल नाभिकीय बल ये कहाँ काम करता है? प्रबल नाभिकीय बल ये परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन 3 तरीके के आवेश पाए जाते हैं, ठीक। तो यहाँ पर प्रबल नाभिकीय बल ये क्या करता है? न्यूक्लियस, इसे बोलते हैं नाभिक, न्यूक्लियस, नाभिक में जो प्रोटॉन होता है, जो न्यूट्रॉन होता है, इनको जो एक साथ
एक साथ जो बांधे रखता है उसे क्या कहते हैं? प्रबल नाभिकीय बल। और ये बहुत ही टाइटली बॉन्ड होते हैं, बहुत ये बल बहुत ज्यादा प्रभावी होता है, बहुत ही तेज ये बल होता है। इसीलिए कहा जाता है प्रकृति में सबसे मजबूत बल कौन सा है? वो प्रबल नाभिकीय बल। तो इसे बोल सकते हैं, तो सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स इसे बोल सकते हो क्या? ये स्ट्रॉन्ग फोर्स। तो प्रकृति में सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स कौन सा होगा? प्रबल नाभिकीय बल, जो प्रोटॉन न्यूट्रॉनों के बीच में काम करता है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन हो गया, प्रोटॉन न्यूट्रॉन हो गया, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन हो गया, अगर उसके बाद प्रोटॉन प्रोटॉन हो गया। इन सब के बीच में जो बल काम करता है, जो उनको जोड़े रखता है, वह कौन बल है? प्रबल नाभिकीय बल। याद रखिएगा, प्रोटॉन प्लस होता है, न्यूट्रॉन उदासीन होता है, इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है। तो प्रबल नाभिकीय बल जो है वह आवेश पर निर्भर नहीं करता है। आवेश पर, प्रबल नाभिकीय बल आवेश पर निर्भर नहीं करता है, निर्भर नहीं करता है। प्रबल नाभिकीय बल आवेश पर निर्भर नहीं करता है। कहने का मतलब है प्रोटॉन न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में सेम प्रबल नाभिकीय बल लगेगा। परिमाण में तीनों बल समान रहेंगे। ऐसा नहीं कि यहाँ पे P प्लस हो गया, यहाँ न्यूट्रॉन उदासीन है तो इस पे कुछ बल ज्यादा लगेगा कम लगेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। तीनों पे समान परिमाण का बल लगेगा, क्योंकि प्रबल नाभिकीय बल आवेश पर निर्भर नहीं करता है। एक बार रिवील कर लेते हैं। तो प्रकृति में मूल बल पाए जाते हैं कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। पहला हो गया प्रबल नाभिकीय, पहला कौन सा हो गया? गुरुत्वाकर्षण बल, जिसे कहते हैं प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे क्षीण बल है। इसके लिए क्वेश्चन दे दिया गया है, यह दो पिंडों के बीच में काम करता है। इसी के आधार पर न्यूटन ने एक इक्वेशन दिया F=g/r²। इसे कहते हैं कि आकर्षण प्रकृति का होता है। इसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, इसका परास बहुत दीर्घ होता है, यह क्षीण बल होता है, दुर्बल नाभिकीय बल। ऐसे दूसरा आता है विद्युत चुंबकीय बल। जैसे कूलाम साहब में विद्युत में जो आवेश होता है, तो आवेशों के बीच में आकर्षण बल भी काम करता है, प्रतिकर्षण के बीच में काम करता है। अगर समान आवेश रहेंगे तो प्रतिकर्षण होगा, अलग अलग विपरीत प्रकार के आवेश रहेंगे तो आकर्षण होगा। ठीक, तो आकर्षण प्रतिकर्षण बल उनके बीच में कितना बल लगेगा उसका परिमाण निकालने के लिए कूलाम ने क्वेश्चन दिया K=Q1Q2/r²। दुर्बल नाभिकीय बल, ये जो काम करता है ना, रेडियो एक्टिव तत्व आते हैं अल्फा बीटा गामा, ये बीटा डीके से उत्पन्न हुए न्यूट्रिनो कण का जो न्यूक्लियस होता है उनके बीच में काम करता है दुर्बल नाभिकीय बल। आता है प्रबल नाभिकीय बल, या परमाणु का जो नाभिक होता है, जो न्यूक्लियस होता है, उसमें जो उपस्थित प्रोटॉन न्यूट्रॉन या प्रोटॉन प्रोटॉन या न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में जो फोर्स काम करता है वो प्रबल नाभिकीय बल काम करता है। यह प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे मजबूत बल होता है। ठीक, और यह आवेश पर निर्भर नहीं करता है। इतना हम लोगों ने इसमें पढ़ लिया। अगर इन बलों का हमें कंपैरिजन करना है, इन बलों का अगर हमें कंपैरिजन करना है, ठीक, कि कौन बल, तो हमने बता दिया सबसे कमजोर बल कौन सा होगा? गुरुत्वीय बल। सबसे कमजोर बल कौन सा होगा? गुरुत्वीय बल। और सबसे मजबूत बल कौन सा होगा? प्रबल नाभिकीय बल। ठीक, तो गुरुत्वीय बल के बाद इस तरीके से विद्युत चुंबकीय बल आया, फिर दुर्बल नाभिकीय बल आया। ठीक, इस तरीके से आप आगे बढ़ेंगे। तो भौतिक नियमों की प्रकृति, भौतिक नियमों की प्रकृति, भौतिक नियमों की प्रकृति, नेचर ऑफ फिजिकल लॉज, नेचर ऑफ फिजिकल लॉज, इस तरीके से। तो भौतिक राशियां जो होती हैं, भौतिक राशियां दो प्रकार की होती है। भौतिक राशियां फिजिकल क्वांटिटी दो प्रकार की होती हैं। नंबर एक जो होती है समय के साथ परिवर्तित होती है। पहला क्या, समय के साथ क्या होती है? परिवर्तित होती है। दूसरा जो समय के साथ क्या रहे? समय के साथ नियत है, समय के साथ नियत। ठीक, तो ये नियत वर्ड है। तो
समय के साथ जो नियत हो उसे क्या बोला जाता है? वो क्या है? वो संरक्षित है। समय के साथ क्या है? वो संरक्षित है। इस तरीके से तो जो समय के साथ नियत है, विज्ञान में, साइंस की भाषा में उसको संरक्षित कहा जाता है। जो समय आगे बढ़ता जाए लेकिन जो भौतिक राशि में कोई परिवर्तन न उसे कहा जाएगा वो संरक्षित है, और जिस नियम के द्वारा संरक्षित होगा उसे कहा जाएगा संरक्षण नियम। उसे ही कहा जाएगा संरक्षण नियम। इसे कहा जाएगा कंजर्वेशन लॉ कहा जाएगा। यही जो समय के साथ नियत होता है कंजर्वेशन लॉ, ठीक, ये कितने प्रकार का होता है हमको इसके बारे में पढ़ना है। ठीक, तो कंजर्वेशन लॉ, संरक्षण नियम, संरक्षण नियम पहला आता है, जैसे कि पहला आ गया, ठीक, यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण नियम, ऊर्जा संरक्षण का नियम आता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन, ऊर्जा संरक्षण का नियम आ जाता है। ठीक, ऊर्जा संरक्षण का नियम। ठीक, तो कार्य करने के लिए हमको बल चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं? अगर किसी भी वस्तु पर लगाया गया बल नियत हो तो कहा जाता है संपूर्ण यांत्रिक ऊर्जा। ठीक, अगर बल क्या हो, अगर किसी भी वस्तु पर लगाया गया बल क्या हो? नियत हो। ठीक, तो संपूर्ण यांत्रिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा से क्या बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का जो योग है वो क्या रहता है? संरक्षित रहता है, संरक्षित होता है। इस तरीके से बाकी हम आगे चल के चैप्टर में, जब ऊर्जा चैप्टर में पहुंचेंगे तो हम इस बारे में बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो ऊर्जा संरक्षण का नियम हो गया इस तरीके से। इसके बाद आता है द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण, द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण। ठीक, तो मास एनर्जी कंजर्वेशन, तो इसका भी हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया था, मास एनर्जी कंजर्वेशन। तो इसको आइंस्टीन ने बताया, आइंस्टीन ने इसके बारे में डिस्क्राइब किया अपने इक्वेशन के द्वारा, E=mc²। जैसे आइंस्टीन के पहले साइंटिस्ट हुआ करते समझते, जितने भी और साइंटिस्ट हुआ करते थे वो समझते थे कि ऊर्जा अलग है, द्रव्यमान अलग है, लेकिन आइंस्टीन ने अपने प्रैक्टिकल के द्वारा बताया नहीं, ऊर्जा और द्रव्यमान क्या होते हैं? दूसरे के कन्वर्ट, एक दूसरे में हम लोग रूपांतरित कर सकते हैं, वो अलग नहीं। वो सिक्के के दो पहलू, सिक्के में हेड और टेल होता है ना, ऐसे ही भी जहाँ एनर्जी होगा वहाँ मास होगा, जहाँ मास होगा वहाँ एनर्जी होगा। ठीक, इनको एक दूसरे में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ऊर्जा संरक्षण में वैसे भी कहा जाता है ऊर्जा को ना तो नष्ट कर सकते हैं, इसी का परिभाषा बनाया गया, ऊर्जा ना तो नष्ट कर सकते हैं ना ही उसको बना सकते हैं, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में हम लोग रूपांतरित कर सकते हैं। जैसे अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं तो कहा क्या मेरी एनर्जी लॉस हो रही है? नहीं, मेरी एनर्जी लॉस नहीं हो रही। मेरी जो एनर्जी है वो गतिज ऊर्जा में बदल जा रही है, कुछ ध्वनि ऊर्जा में बदल जा रही है, कुछ ऊष्मा में पसीने हो रहे हैं, कुछ ऊष्मा में चेंज हो जा रहे हैं। ये कहीं न कहीं जाके दूसरा रूप अपना ये ऊर्जा मेरी ले रही है, लेकिन मेरे लिए तो लॉस है। लेकिन साइंस की भाषा में लॉस शब्द यूज नहीं किया जाता, कहा जाता है आपके बॉडी जो एनर्जी निकला वो कहीं जाके और रूपांतरित हो गया, उसी को कहा जाता है ऊर्जा संरक्षण का नियम। संरक्षण का मतलब ही होता है कि जो चीज कभी नष्ट ना हो, समय के साथ इसमें कोई परिवर्तन ही ना हो। नंबर 3 आता है आपका रेखीय संवेग, रेखीय संवेग संरक्षण का नियम, रेखीय संवेग संरक्षण का नियम। इस तरीके से रेखीय संवेग, लीनियर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, इसके बारे में क्लास 11 के चैप्टर में है ये संवेग, इसके बारे में हम लोग काफी अच्छे से पढ़ने वाले हैं। उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे कोणीय संवेग संरक्षण के नियम, कोणीय संवेग संरक्षण का नियम, कोणीय संवेग संरक्षण का नियम। ठीक, कोणीय संवेग संरक्षण का नियम, सड़क पे गाड़ी का चलना, उनका टकराना, टकराने बाद वापस लौटना, फिर लड़ना, तो उनमें जो कौन सा नियम लगेगा? तो वहां पर रेखीय संवेग का नियम लगेगा। ठीक, जो सीधी गति करेगा, और उसके बाद कोणीय संवेग जो सीधी गति न करके 2 डायमेंशन से करके 3 डायमेंशन में आ जाए, गोल गोल, जैसे कोई झूला है गोल गोल घूम रहा है, तो वहां पर कोणीय संवेग, तो इस पे क्या आ जाते हैं? ये बल आघूर्ण आ जाते हैं इसमें।
तो कोणीय संवेग में क्या आता है, बल आघूर्ण आता है। ठीक, और इसमें हम न्यूटन का जो बल आता है सिंपल है बल आता है, या बराबर है में वाला हम लगा सकते हैं इसमें, F बराबर है में, और इसमें टाउ बराबर आई अल्फा करो। तो ये सब के हम लोग सिलेबस में क्लास 11 के इस बारे में अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे, बल आघूर्ण क्या होता है। ठीक, न्यूटन का सेकंड लॉ, फर्स्ट लॉ, थर्ड लॉ, सब क्या होता है। और ये समीकरण एक लास्ट आता है आवेश संरक्षण का नियम, आवेश संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, इस तरीके से कहा जाता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो कहा जाता है कंजर्वेशन चार्ज ये क्या होता है, किसी भी विलगित निकाय, विलगित निकाय, अब चार्ज भी क्या है, ऊर्जा है, एक आवेश है। आवेश होता है क्या, जिसके द्वारा आपको विद्युत बल प्राप्त हो, एक चुंबकीय क्षेत्र, एक विद्युत क्षेत्र प्राप्त हो, वही क्या है, आवेश होता है। तो कहा जाता है विलगित निकाय है, कोई विलगित निकाय है, आइसोलेटेड सिस्टम, इसे कहा जाता है आइसोलेटेड सिस्टम। तो भाई आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब क्या होता है, आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब होता है एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन जहां पे रुक जाए। ठीक, अब कोई चीज गर्म है तो गर्म ही बना रहे, ठंडा है तो ठंडा ही बना रहे, उसे कहा जाता है आइसोलेटेड सिस्टम। इसके लिए एग्जांपल ले सकते हैं, तो एग्जांपल ऐसे कोई आपको याद कर पा रहे हैं, इसमें कोई सामान तो ठंडा ठंडा ही बना रहे और गर्म गर्म ही बना रहे, तो उसे बोल सकते हो आइसोलेटेड सिस्टम। उसे क्या बोलते हैं, थर्मोफ्लास्क, क्या बोलते हैं, थर्मोफ्लास्क ना, थर्मोफ्लास्क। जो आप लोग लेते नहीं हो, एक बॉटल जो आता है मार्केट में, मिल्टन का जो बॉटल आता है, तो आप लोग देखते हो उसमें अगर गर्म पानी भरते हैं, गर्म चाय, गर्म दूध, तो दूध गर्म में रहता है, तो मतलब वहां पर हुआ नहीं, तो एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हो नहीं पाता है। अगर तो मुझे कहा जाए एनर्जी वहां पे कंजर्व हो गई, अगर कोई चीज गर्म था तो गर्म ही बना रहा, मतलब एनर्जी आपका कंजर्व, उसे क्या बोलोगे, आइसोलेटेड सिस्टम, जहां पर बाह्य वातावरण से कोई भी एनर्जी का आदान प्रदान ना हो पाए, उसे कहा जाएगा विलगित निकाय, आइसोलेटेड सिस्टम। से आवेश भी है, तो कुछ पिंडों में या कुछ पदार्थों में आवेश संग्रहित हो जाता है, जब आवेश संग्रहित हो जाता है तो बाहर नहीं जा पाता है, उसे कहा जाता है आइसोलेटेड सिस्टम। तो जितने भी बंद आकृति वाले होते हैं, बंद ऐसे कैसे गोला हो गया कोई चीज, गोला, ठीक, तो जितने बंद आकृति होते हैं, पूरा बंद पैक आकृति रहते हैं, उन्हें कहा जाता है आइसोलेटेड सिस्टम, इस तरीके से। तो थर्मस का बॉटल हो गया, उसे बोल सकते हो आइसोलेटेड सिस्टम। चलिए एक बार रिपीट कर लेते हैं। तो भौतिक नियमों की प्रकृति में हमने बताया जो भौतिक राशियां होती है हमारे नेचर में दो प्रकार की होती हैं, जो एक समय के साथ बदल जाती हैं, एक दूसरे का समय के साथ नहीं बदले। ठीक, जो समय के साथ नियत रहती हैं उन्हें कहा जाता है, वो राशियां क्या है, नियत, उन्हें कहा जाता है संरक्षित भौतिक राशियां, और जिस नियम के द्वारा वो संरक्षित रहेंगे उसको हम लोग बोलेंगे कंजर्वेशन लॉ या संरक्षण नियम। तो हमारे प्रकृति में 4-5 संरक्षण नियम पाए जाते हैं, जैसे हमने कहा कि पहला आ गया ऊर्जा संरक्षण का नियम, दूसरा आ गया द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण का नियम, रेखीय संवेग संरक्षण का नियम, कोणीय संवेग संरक्षण का नियम, आवेश संरक्षण का नियम, उसके बाद फिर हमने इसे बता दिया आवेश संरक्षण के नियम में विलगित निकाय, आइसोलेटेड सिस्टम। तो क्लास 12 में विलगित निकाय बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, आइसोलेटेड सिस्टम, क्योंकि वहां हमको विद्युत के बारे में पढ़ना होता है। तो ये जो आवेश संरक्षण का नियम है ये हम लोग क्लास 12 में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। बाकी ये ऊर्जा संरक्षण, द्रव्यमान ऊर्जा, रेखीय संवेग, कोणीय संवेग, ये 11 का सिलेबस में है, तो इसके बारे में हम लोग डेफिनेशन, एग्जांपल, इसका डेरिवेशन अच्छे से वहां पे हम लोग पढ़ेंगे। तो आज हम लोगों ने पूरे फिजिकल वर्ल्ड, फिजिक्स के बारे में जान लिए हैं, फिजिक्स होता क्या है, फिजिक्स का मीनिंग क्या है, कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, अब फिजिक्स में कितने बल पाए जाते हैं, अब उसके बाद फिर कितने नियम पाए जाते हैं। इस तरीके से हम लोगों ने आज फिजिक्स का समग्र अध्ययन कर लिया है। ओवरऑल पूरे फिजिक्स के बारे में आज स्टडी हो गई है। आई होप आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी। ठीक, अगर आपको सब चीजें पसंद आई हो, ठीक, तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करिए, और जो भी चीजें आपको कोई भी डाउट हो इस टॉपिक में आप मुझे जो कमेंट बॉक्स में बताइए। थैंक यू, धन्यवाद।